रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि अच्छाई है, बुराई है अगर तो अच्छाई भी है। हमें किसी की बुराइयों को उजागर नहीं करना चाहिए, अच्छाई को भी हमें उसकी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस संसार से अच्छाई खत्म हो चुकी है, हमारे भारतवर्ष से अच्छाई खत्म हो चुकी है। कई जगह पर हमें अनजान लोग बहुत सहायता करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही दोष अधिक दिखाई दिए जाते हैं। अर्थात कभी कह रहा है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। आज का ज़माना जो है, अगर हम देखते हैं, समाचार पत्र उठाकर देखते हैं तो उसमें ठगी के, बेईमानी के, चोरी के, डकैती के आदि केस अधिक दिखाई देते हैं। और इनको पढ़ने से लग रहा है कि आज का ज़माना किसी भी पर विश्वास करने का नहीं रह गया। आजकल ईमानदारी खत्म हो चुकी है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं, अर्थात हमेशा उसकी बुराई ही देखने लगते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, अर्थात आप सब जानते हैं कि सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता। कुछ ना कुछ बुराई और कुछ ना कुछ कमियां तो हर किसी व्यक्ति में होती हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ये सच है कि सभी में आज बुराई है तो बड़ी ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक, गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों को मिलन भूमि मानव महासमुद्र कहाँ क्या सूखी गया है? अर्थात पहले सभी इतनी एकता के साथ रहते थे, क्या आज वही सभी खत्म हो गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों का सपनों का भारत और रहेगा, ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ माहौल ऐसा बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू अर्थात गरीब और मजबूर लोगों के हिस्से में पड़ी हुई है। अर्थात सच्चाई का ठेका तो सिर्फ किसके पास है? जो गरीब है, जो कमजोर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके पास। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने। जो लेखक है उनका तात्पर्य यह है कि जो जितने अच्छे ऊंचे ओहदे पर है, जो बड़ी ऊंची पोस्ट पर है, उसमें उतनी ही अधिक खराबियां हैं, उतनी अधिक बेईमानी है। आजकल झूठ और फरेब करने वाले फल फूल रहे हैं और ईमानदारी से काम करने वालों पर ही हमेशा गरीबी का या उसी पर ही संदेह किया जाता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं। अर्थात कवि कह रहा है कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये तो मनुष्य के स्वाभाविक रूप से उसके अंदर रहते हैं। तो और ये सच नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में पूर्णतया आदमी सिर्फ बेईमानी और छल कपट पर टिका हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आज भी आंतरिक गुण स्थिर भाव में छिपे हुए हैं।
पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अर्थात आप सभी जानते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये हमारे परम शत्रु होते हैं। ये हमारे जीवन की उन्नति नहीं होने देते हैं। ये हमेशा हमारी अच्छाई को खींचते रहते हैं कि हम अच्छा काम नहीं कर पाएं। तो इसीलिए उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात हम इन चीज़ों को भूल नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन उस समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा को ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कोटि कोटि दरिद्र जन, जो गरीब लोग हैं, करोड़ों गरीब लोग हैं, उनकी हीन अवस्था है, वह कायदे कानून उन्हीं की हीन अवस्था के लिए ही कायदे कानून बनाए गए हैं। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन इस काम में जो लगे हुए हैं वो लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और बस अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही लगे रहते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अर्थात धर्म भीरू धर्म से डरे हुए होते हैं, धर्म को प्रधानता देते हैं, कानून से वह फायदा उठाने में नहीं झिझकते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म को बड़ा बताया गया है। आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे तब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात का अनुभव कर रहा है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वही ये साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। अर्थात जो समाचार पत्र हैं वह इन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि आज भी ये सारी चीज़ें गलत समझी जाती हैं, इसीलिए वह हमेशा गलती को उजागर कर रहे हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। समाज में उन लोगों की प्रतिष्ठा कम करना चाह रहे हैं जो कि गलत तरीके से धन कमाने में लगे हुए हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि गलतियों पे उसकी पे उजागर करें और उसको रस करें, यह गलती होती है। और उससे भी बड़ी गलती होती है कि दोषों उद्घाटन के एकमात्र कर्तव्य मान लिया गया है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना यह और भी बुरी बात है। अर्थात अच्छाई को आप उजागर नहीं कर रहे हैं लेकिन बुराई को आप उजागर कर रहे हैं, तो यह बहुत बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मेरे 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया था और मैं जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बा में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अर्थात वे कहना चाह रहे हैं कि उस टिकट बाबू ने जो टिकट बांट रहा था, मैंने गलती से 100 रुपये दे दिए, तो
भीड़ की वजह से उसने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब उसे ध्यान आया तो वह सेकंड क्लास के जो रेलवे का जो डिब्बा था उसमें आकर के सभी लोगों को पहचानते हुए और मुझे आकर के उसने 90 रुपये थमा दिए। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आज के ज़माने में सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना के अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि यह नहीं है कि भारतवर्ष से सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। आज भी सच्चाई जीवित है, ईमानदारी जीवित है, सिर्फ ज़रूरत है उसको देखने की। क्योंकि आजकल लोग बुराई को, दोषों को अधिक उजागर करते हैं और उन्हीं की ओर ध्यान देते हैं। हर किसी व्यक्ति में बस दोष देखना ही चाहते हैं, उसकी अच्छाई को देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम दूसरों की अवगुणों को ना देखते हुए उसके गुणों को देखना चाहें। अगर हम उसके गुणों को देखेंगे तो हमें भी सब अच्छा ही देखने लगेगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।